गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। धन्यवाद। गौतम जी, जब हरियाणा के रिजल्ट आए तो सब शॉक हो गए। हरियाणा के जितने पंडित या चुनावी पंडित जितने भी थे, जिन जिन ने जो जो कहा सब उल्टा हो गया। और दूसरा शॉक तब लगा जब नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में गौतम का नाम आया। आपको भी ऐसा लगा? शॉकिंग लगा आपको भी? हमारी पार्टी में हमें सौभाग्य है, हम ऐसी पार्टी में हैं जहां परिवारवाद नहीं, कार्यकर्तावाद चलता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बताया भी था कि ये वही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जहां बूथ का अध्यक्ष भी इस देश का गृह मंत्री बन सकता है, एक बूथ का कार्यकर्ता भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। हम खुशी और सौभाग्यशाली और गर्व महसूस करते हैं कि हम उस राजनीतिक दल में हैं जो सामान्य से कार्यकर्ता को भी खेल मंत्री या अलग अलग पदों पर नवाजती है। आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने इस पहली बार एमएलए बनने के बाद अपनी सरकार में, अपनी कैबिनेट में मंत्रिमंडल का स्थान दिया। ये हुआ कैसे? यही हम समझना चाहते हैं। पहली बार चुनाव लड़ा, विधायक बने और सीधे मंत्री बन गए। पार्टी का लंबे समय से युवाओं के बीच युवा मोर्चा में काम करने का सौभाग्य और युवाओं के लिए युवा मंत्री हो, मुझे लगता है पार्टी ने काम देखते हुए जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे युवा मोर्चा में काम करते करते पार्टी के नेताओं का नीति और नियत पे काम करने का जो तरीका रहा है, उस पर शायद उन्होंने सोचा होगा। आभार व्यक्त करते हैं उनका। गौतम जी, सबसे पहला जो रिएक्शन था आपका जब आपको पता चला कि ये आप मंत्री बन रहे हैं, किसको बताई आपने सबसे पहले ये गुड न्यूज? माता पिता के साथ शेयर की? परिवार के साथ ही स्वाभाविक से शेयर होती है। हाँ, आपका रिएक्शन क्या था पहला? अच्छा महसूस होता है। पहली बार में अगर मंत्रिमंडल में जीतने के बाद जगह मिलती है तो एक अलग प्रकार का उत्साह युवा होने के नाते भी और युवा साथियों में भी एक अलग उत्साह था कि हमारे बीच से निकलकर कोई युवा हरियाणा के इस मंत्रिमंडल में अपना हिस्सा है। तो एक अच्छा महसूस और एक युवाओं के लिए, ऊर्जा के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी एक सोचने का एक मौका उस समय पर मिला था कि एक बड़ी चुनौती है, बड़ा काम है, उसको अच्छे से करेंगे, ये सब लेकिन इस युद्ध क्षेत्र में तो आप अव्वल नंबर निकल कर आए। आपने बड़े बड़े योद्धाओं का गिरा दिया। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। आजकल वो फैक्ट ढूंढ रहे हैं कि कहां से कमी रह गई, ये हुआ कैसे? पार्टी का आशीर्वाद पहले टिकट दिया और पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला कि किस प्रकार से पूरी हरियाणा की जनता ये कांग्रेस की झूठ और अफवाह और भ्रम फैलाने की राजनीति को समझ चुकी थी कि किस प्रकार से बनने से पहले जिस प्रकार की उनकी भावना थी, जिस प्रकार उनमें झगड़े आपस में हो रहे थे कि अगर ये सत्ता में आए तो किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम करेंगे। तो जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और पार्टी के बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही बोल चुके हैं कि कांग्रेस सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं निकल रही है। कभी ईवीएम पे आरोप लगाती है, कभी उनके ही नेता उन पर आरोप लगाते हैं कि आपने टिकट नहीं बांटी। वो अभी भी नहीं अपने फैक्ट्स ढूंढ पाए हम किस लिए हारे। मुझे लगता है कि एक नकारा, ये फैक्ट्स मिल पाएंगे? मुझे नहीं लगता उनको फैक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व को, उनको नीति को, उनकी नीयत को हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। आप सबसे युवा चेहरा हैं और मंत्रालय भी आपको खेल और युवा मामलों के मंत्रालय मिले हैं। ये जो इंडिया गठबंधन के भी अभी जो लीड कर रहे हैं वो भी एक युवा चेहरा ही है, ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। क्या ख्याल है आपका? अब बात निकली है तो आगे तक तो जानी चाहिए। नहीं, वो किस प्रकार से नेतृत्व करते हैं युवाओं का, उनकी पार्टी के नेता उनको नकार देते हैं। जिस प्रकार के प्रतिभाशाली कोई युवा हों, वो समझते हैं कि जब तक गांधी परिवार का युवा, हालांकि वो 55 साल के युवा हैं, पता नहीं युवा कैसे मानते हैं,
35 साल वाले को मानते हैं कि 55 साल वाले को मानते हैं। वहां पे एक परिवार के युवा को ही आगे बढ़ाने के लिए पूरी पार्टी की युवाओं का गला घोट दिया जाता है। इस प्रकार से वहां के युवा कांग्रेस पार्टी के एक ही परिवार के पीछे सब कुछ एक ही परिवार के युवा को आगे बढ़ाने के लिए कर दिया जाता है। तो कैसा नेतृत्व करेंगे, लेकिन अब किस तो प्रकार से करेंगे, तो नेतृत्व उनके को ऊपर लेकर भी खींचतान हो रही है इंडिया गठबंधन में। कौन लीड करेगा, कौन नहीं करेगा, नाराज हो रहे हैं। वो दो यार दिखे थे, उसके बाद अब वो यारी कहीं और हो रही है। क्या लगता है आपको ये जो महागठबंधन में जो अभी फिलहाल लीड करने को लेकर जो एक वॉर चल रहा है, खींचतान चल रही है, नियत ही ठीक नहीं थी गठबंधन की। इनको किसी भी प्रकार से सत्ता में आना है, कोई विचारधारा नहीं है। कहीं से कोई भी आके जुड़ जाए, किसी प्रकार से मोदी जी को हराने के लिए लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हर प्रकार के आरोप इनके नेताओं पर लगे हैं। जो लोग नहीं वो तो कहते हैं ना कि बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है, एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते थे, वो लोग एक मंच पे आकर जो केजरीवाल कांग्रेस को गाली दे दे के अपनी पार्टी में सरकार बना ली दिल्ली में, उसी के साथ गठबंधन बना लिया। हर प्रकार, किसी भी प्रकार से देश की जनता जनार्दन को झूठ, भ्रम, अफवाह फैलाकर सत्ता में आना, ये उनका टारगेट है। लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन समझ चुकी है कि ये देश, और यहाँ का युवा समझ चुका है कि ये देश अगर आगे बढ़ सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकता है। 2047 का भारत है, वो मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब युवाओं की बात हो रही है, खिलाड़ियों की बात हो रही है। चुनावों में हमने देखा खेल और खिलाड़ी राजनीति का केंद्र रहे हैं। आप खेल मंत्री के तौर पर आपका क्या विजन है हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में राजनीति करने का अधिकार सबको है, लेकिन खेल में राजनीति करना और खिलाड़ियों को राजनीतिक हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती है, जो कि अभी चुनाव में आपने देख लिया कि हरियाणा की जनता ने किस प्रकार से उन्हें सबको घर बिठा दिया। जिस प्रकार की राजनीति उनकी खेलों में रही है, उस पर उनकी हरियाणा की जनता ने उनको नकार दिया है, उनकी नीयत को नकार दिया है, क्योंकि इससे खिलाड़ी भी प्रभावित होता है, खेल भी प्रभावित होता है। राजनीति खेल में नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये जो आपने साफ गोई से बात कही ना कि ये जो राजनीति और जो खिलाड़ी हैं ये अलग रहने चाहिए, क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हरियाणा में कम से कम ये स्थिति या ये तस्वीर पैदा ना हो? क्योंकि हमने देखा है हाल ही में कितना जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को लेकर हमने देखा जंतर मंतर पर किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे। कई चीजों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आगे हरियाणा में, खासतौर पर हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, ऐसी तस्वीर जो है वो सामने ना आए, जो आए या नाराजगी दूर हो? हमारी प्राथमिकता खिलाड़ियों को पूरी सुविधा मिले। पूरे देश में हरियाणा मतलब खेल, खेल मतलब हरियाणा, पूरी दुनिया में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है। उस परसेप्शन को बनाए रखने के लिए, अपने खिलाड़ियों की सुख सुविधा के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भी प्रकार की जरूरत, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सही, किसी भी प्रकार की जरूरत उनके कमी ना रहे कोई, उस पे हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले 10 साल में बहुत काम हमारी सरकार ने किया है। आप 2014 से पहले 10 साल उठाकर खेल में देखिए और 2014 के बाद देखेंगे तो उसका आकलन आपको समझ आएगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा चुनौती नहीं है, लेकिन उनका कुछ कमियां खिलाड़ियों को ना रहे, उनको किस प्रकार के कोचेज हों, उनकी सुविधा हो, उनके सामान हो, कोई कमी ना आए, उससे हमारे लगता है कि आने वाले समय पर हमारे खिलाड़ी हरियाणा का नाम रोशन पहले भी करते आए हैं। देश और दुनिया में हरियाणा का खेलों के माध्यम से नाम रोशन करेंगे। हमें हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व भी है। देखिए, आपको ही नहीं, देश विदेश में भी परचम लहराया है हरियाणा के खिलाड़ियों ने। लेकिन कभी कहीं ना कहीं जो एक कमी रह जाती है
वो फिर सुविधाओं को लेकर हो, कहीं मैथ्स को लेकर कभी कभी कंप्लेंट्स आती है, डाइट को लेकर कंप्लेंट्स आती है। आप ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इनमें किस तरीके से और सुधार हो सकता है? हमारी क्या स्कूल लेवल पर जो छात्र हैं, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कैच देम यंग, और स्कूल में ही कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या आपका विजन रहने वाला है आगे? हमारी सरकार ने 1500 से ज्यादा नर्सरियां खोलकर ग्रामीण प्रतिभा को कैसे वहां से निकाला जाए, उनकी डाइट जो पहले थी उससे दुगनी करके देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनके कोचेज को बच्चों की जो मंथली उनकी जो डाइट है या मंथली उनका खर्चा है उसको देने का काम दुगना हमारी सरकार कर रही है। किस प्रकार की हमारी पहली प्राथमिकता खिलाड़ियों के को सम्मान की, उनको किसी भी प्रकार की समस्या खेल को लेकर ना आए, उस पर हम काम कर रहे हैं। पहली सरकार ने 10 साल में 42 करोड़ या 38 करोड़ ऐसा खर्च कर पाई खेलों में। हमने 562 करोड़ रुपया पिछले 10 साल में खिलाड़ियों पर खर्च किया है और आने वाले समय पर इस बजट को और बढ़ाएंगे और खिलाड़ियों को कोई कमी नहीं आने देंगे। इस प्रकार से मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हूं। युवाओं के कौशल के लिए, स्किल के लिए क्या एक रोड मैप होना चाहिए? किस तरीके से, क्योंकि रोजगार को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार सवाल उठते हैं और बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा है चुनावों में। तो युवाओं के लिए खासतौर पर उनके कौशल विकास के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या विजन रहने वाला है आगे? हमारी सरकार सबसे ज्यादा काम अगर कहीं कर रही है तो स्किल के माध्यम से युवाओं को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए। 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने स्किल के माध्यम से प्रशिक्षित किया है और हमें गर्व भी है इस बात का कि देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जिसमें हर प्रकार की न्यू टेक्नोलॉजी, एकदम बड़ी से बड़ी कोई सी कंपनी में कोई काम करना हो, चाहे वो बाहर की कोई कंपनियां हो, उसके सारे इक्विपमेंट हमारी उस यूनिवर्सिटी में उन युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अलग अलग सेंटर्स खोल के युवाओं को जहां जिस जिले में जिस प्रकार की नौकरियां, जिस प्रकार का उनका स्किलिंग होनी चाहिए, उस पर हमारी सरकार जोर दे रही है। और अभी हमारी सरकार ने 60,000 युवाओं को टारगेट रखा है कि जल्दी हम उनको प्रशिक्षित करके उनको रोजगार देंगे। काम बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ है। कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ सीधा टाई अप करके हमारी सरकार ने, चाहे जेबीएम हो या मारुति हो, जो भी बड़ी कंपनियां, हीरो हो, उनके साथ सीधा हमारी सरकार युवाओं को भेजेगी, वहां ट्रेनिंग करेगी। मुझे लगता है कि जब वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करेंगे युवा, उसके बाद उनको वहीं पे वो कंपनियां नौकरी भी देंगे। अच्छे युवा वहां से जो प्रशिक्षित होंगे, अच्छे युवा स्किलिंग के माध्यम से वो आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी से अच्छा काम स्किल के माध्यम से हर जिले में, किस प्रकार के जिले में, अगर पंचकुला में जिस प्रकार के युवा को जिस प्रकार की नौकरियां यहाँ पर मिल सकती है, उसी फील्ड में उसको स्किल करके, ऐसा हमने रोड मैप तैयार किया। हम जल्दी हरियाणा के युवाओं को स्किलिंग के माध्यम से बहुत रोजगार के आयाम खोलने वाले हैं। गौरव गौतम जी, आप समझते हैं कि इस वक्त खासतौर पर युवाओं पर फोकस रहना चाहिए सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से आधी आबादी और दूसरी बात युवाओं की अगर हम बात करें तो भविष्य है कहीं ना कहीं वो हरियाणा का, और हर जगह जो है रिप्रेजेंट भी युवा करते हैं। तो ऐसे में युवाओं में वो कॉन्फिडेंस आप किस तरीके से इंस्टिल करेंगे? कैसे लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंस जो है होना चाहिए युवाओं का, कि अगर वो हरियाणा का बच्चा है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा तो उसे नौकरी जरूर मिलेगी और हरियाणा में ही मिलेगी? हमारे सरकार, खास करके इस देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मेरी 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, महिला और युवा। और हमें सौभाग्यशाली है उस जाति में हम लोग युवा आते हैं। पूरे देश की सरकार का या हरियाणा प्रदेश की सरकार का फोकस
अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो युवाओं को स्किल का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हर प्रकार के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के युवा नेतृत्व करते दिखाई दे रहे हैं। खेल के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया, स्किल के माध्यम से भी मैंने आपको टारगेट दिया है, बताया कोई डेडलाइन है, कोई टाइम? अगले 10,000 से ज्यादा युवा हैं या सुन रहे हैं आपको? 10,000 से ज्यादा युवाओं, 60,000 का हमने टारगेट लिया था। 10,000 से ज्यादा युवाओं की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं कंपनियों का नाम आपको बता सकता हूँ, किस कंपनी में कितने कितने युवा वहां गए हैं ट्रेनिंग के लिए। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में हम युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार देंगे और आने वाले समय पर जिस प्रकार से हर फील्ड में हम युवा हमारे हरियाणा के नेतृत्व कर रहे हैं, देश में दुनिया में हमारे युवा जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हरियाणा हर क्षेत्र में काम करेगा। राष्ट्रीय राजनीति को भी आपने बारीकी से देखा है, राष्ट्रीय महासचिव के साथ आप उनके सहयोगी भी रहे हैं। कभी मन नहीं हुआ कि पलवल क्यों आना है, राष्ट्र की राजनीति में ही कुछ कर लें? ऐसा क्या आपको लगा कि मैं पलवल से प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा? पलवल मेरा जन्म स्थान है, पलवल मेरी पढ़ाई हुई है, पलवल से मेरी छात्र राजनीति स्टार्ट हुई है और मुझे लगता है कि जहां से आदमी जन्मा है या जाना है, वहीं से अगर उसकी शुरुआत होगी तो अच्छे काम जब अपने घर में स्टार्ट करेंगे तभी कहीं जाके अच्छा काम कर सकते हैं, मुझे लगता है। अब आपने छात्र राजनीति की बात की, कोई किस्सा है छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ, कोई याद हो आपकी जो आप बताना चाहें? बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं ना कि बहुत सारे युवा जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। आज का युवा तो आना नहीं चाहता है। आप बताइए कि रिप्रेजेंट करें, बहुत सारे युवा पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि युवा कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है। मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीन से कहा था कि इस देश के 1 लाख नए युवाओं को, जिनका कोई राजनीतिक लेगेसी नहीं है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उन युवाओं को सक्रिय राजनीति में लाना, इस प्रकार का उन्होंने संदेश लाल किले से दिया था। मुझे लगता है उसका सबसे पहला उदाहरण मैं ही बना हूं। मेरा कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन एक किस्सा है। मैं स्टेट वॉलीबॉल का चैंपियन था, लेकिन 12th तक मैं स्टेट खेला। अच्छा। मैं कॉलेज में गया स्टेट नेशनल खेलने के लिए, लेकिन राजनीति, छात्र राजनीति में खेलों के माध्यम से ऐसे गए कि अब उसके बाद राजनीति से निकल ही नहीं पाए और राजनीति करते करते आज भगवान की कृपा से, पार्टी के आशीर्वाद से, और खेल मंत्री बन गए आप तो। ये आशीर्वाद पार्टी का, ये भाजपा का ही जैसी पार्टी है जो संभव है। मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? अब आपने कह ही दिया कि वॉलीबॉल आपका पसंदीदा खेल, क्या इसके अलावा कोई खेल आपको पसंद हो? नहीं, क्रिकेट भी अच्छा खेले हैं, वॉलीबॉल का स्टेट लेवल तक खेले, तो आगे प्रयास राजनीति में ज्यादा हो गया तो राजनीति में आ गए। अच्छा, ये जो राजनीतिक खेल होते हैं, खासतौर पर अभी जो राजनीतिक खेल चल रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, महाराष्ट्र में हमने हाल ही में चुनावों में देखा कि किस तरीके से महागठबंधन, जिसकी कहीं ना कहीं अब कड़ियां जो है टूटती हुई नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि सच में इंडिया गठबंधन जो बना था, जिस फोकस से बना था, उस फोकस से कहीं ना कहीं हट रहा है और ये जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि हम तो सारे एक हैं, एक साथ हैं, ये अब संभव हो पा रहा है? चुनौती लगता है आपको आगे होगा? कोई चुनौती नहीं है। इंडिया गठबंधन की ना कोई नियत थी, ना कोई नेतृत्व था, ना कोई नीति थी, ना कोई विचारधारा थी। वो सिर्फ किसी भी प्रकार से सत्ता हथियाए जाए, एक ऐसे लोग जो अपनी विचारधारा को छोड़कर, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो शिवसेना जिस हिंदुत्व के नाम से जानी जाती थी, वो लोग किस किस की कब्र पर जाकर वहां फूल चढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार की जब विचारधाराएं जुड़ती हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं, तो मुझे लगता है ना तो उनके अच्छे परिणाम होते हैं और ऐसे ही पतन उनका होता है जिस प्रकार से अब कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का होने जा रहा है। चारों तरफ वो बिखर चुके हैं। उनका गठबंधन कोई देश को आगे बढ़ाने का कोई गठबंधन नहीं था, सिर्फ किसी भी प्रकार से सत्ता में आना और अपने स्वार्थ की राजनीति करना, सिर्फ यही उद्देश्य था। लेकिन पूजनीय जनता ने उनको इस बात का आईना दिखा दिया
कि ये देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते दुनिया में भारत की चौधर को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। डबल इंजन की जो सरकार है, आप समझते हैं कि फायदा होता है? मतलब केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, क्या इसका सीधा फायदा होता है कि प्रदेश की जो प्रगति है उसकी जो रफ्तार है और ज्यादा आगे बढ़ती है? 100% फायदा होता है जब कोई योजना केंद्र की चलती है। इस देश के प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में जाके कहते हैं सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, इन सबको समर्पित, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित सरकार है। जब वो कोई योजना बनाते हैं तो उसका केंद्र बिंदु मध्यम परिवार होता है, गरीब परिवार होता है। आपको मैं ऐसी कितनी योजनाएं दिखा सकता हूं जिसमें मोदी जी ने वो आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई है। ना बंगाल की सरकार उनको चला रही है, ना दिल्ली की सरकार उनको चला रही है, क्योंकि कहीं राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना हो जाए, मोदी जी को ना हो जाए, सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति से गरीब का कल्याण ना हो, सिर्फ इसी प्रकार की वो लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार जब आती है तो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकार की योजनाएं पहुंच सकती है, उस पर काम करती है। अब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कही है, तो उन्होंने कहा था लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। और जब हरियाणा के चुनावों में राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि गोहान की जलेबी की हम फैक्ट्री लगा देंगे, तो आप लोगों ने उनका मजाक बना दिया। नहीं, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जवाब दिया था लेकिन उनको सांस्कृतिक कल्चर का पता ही नहीं है। मुझे लगता नहीं उनको ये भी पता होगी कि जलेबी बनती कैसे है और किससे बनती है, ये भी नहीं पता होगा। लेकिन जैसे कोई बच्चा किसी चीज को देख के अचंभित रह जाता है, खिलौने को देख के, उनकी नजरों में वो खिलौना नजर आ रही होगी, उनको संस्कृति का और हरियाणा के कल्चर का नहीं पता कि वो कितनी फेमस जलेबी है और वो कहां कहां तक जाती है। सिर्फ एक किसी चीज को देख के चौंक जाना, वो इस प्रकार से चौंक गए थे और को अंदाजा नहीं है कि वो किस प्रकार से हमारी कल्चर को आगे बढ़ा रही है, हमारे हरियाणा को पूरी देश और दुनिया में जोड़ रही है वो जलेबी। और उसके बाद जलेबी ऐसी तली कि कांग्रेस बाहर का रास्ता देखना पड़ा, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी। अब बिल्कुल वक्त की कमी है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हरियाणा के युवाओं को, खिलाड़ियों को आप इस मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे आने वाले वक्त में हरियाणा खिलाड़ियों के लिए कितना बदलेगा? नहीं, हमारे खिलाड़ी पहले भी हमारा नाम रोशन करते आए हैं और मैं आपके मंच के माध्यम से युवाओं को यह आह्वान भी करता हूं कि खेल में हरियाणा के जिस प्रकार की नीति है उस पर फायदा उठाते हुए खेल में हिस्सा दें, नशे से दूर रहें। अगर नशा करें तो खेल का नशा करें, हरियाणा प्रदेश की संस्कृति का नशा करें, जिससे मुझे लगता है कि युवा हरियाणा का आगे बढ़कर हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व करता दिखाई देगा, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव गौतम जी, न्यूज़ 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट के इस मंच पर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी कि आप